एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 सत्ता के समकालीन केंद्र को समझेंगे, जो कि न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 है। बट अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो उसमें यही चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें सत्ता के वैकल्पिक केंद्र दिया गया है। तो नो मैटर चैप्टर का नेम चेंज हुआ है, आगे का सारा जो इसके अंदर हमें पढ़ना है वो सेम ही है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। पिछले पार्ट 1 में मैंने आपको यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था, आसियान स्तंभ और आसियान विजन के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चीन की अर्थव्यवस्था को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो जाइए, चैनल पे वीडियो अपलोडेड है जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसमें आसियान के बारे में, यूरोपीय संघ के बारे में। तो जाइए, जल्दी से जाइए, चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, जाइए वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, ये ज़रूर बताइएगा कि आपको जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं वो आपको कैसे लगे। तो चलिए आज के इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट में जो हम चीन को देखते हैं, जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था का बहुत ज़्यादा से उन्नति कर रहा है, विकास कर रहा है, तो उसकी जो शुरुआत, चीन की अर्थव्यवस्था के विकास की शुरुआत कैसे हुई, उसने क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई अपनी अर्थव्यवस्था का उत्थान करने के लिए, तो उसको इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। तो इसमें हम पढ़ते हैं 1949 में क्या हुआ, चीन में साम्यवादी क्रांति हुई। ठीक है, आप याद रखेंगे, 1 मार्क का क्वेश्चन आपका यहाँ से रेडी हो जाता है कि चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई। तो 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई। तो जब चीन में साम्यवादी क्रांति हुई तो उसके बाद चाइना में क्या हुआ, विकास पथ आरंभ हो गया। चाइना ने अपना विकास आरंभ कर दिया। चाइना में उस टाइम पे जब यहाँ पे क्रांति हुई थी 1949 में, तो चाइना में विदेशी मुद्रा फॉरेन करेंसी, जिससे कि हम विदेशों से वस्तुएं खरीद सकते हैं, विदेशों से वस्तुओं का आयात कर सकते हैं। वस्तुओं का आयात क्या होता है, आयात करना मतलब होता है विदेशों से वस्तुओं का आना। तो चाइना के पास क्या था, उस टाइम विदेशी मुद्रा की बहुत ज्यादा कमी थी, उसके पास फॉरेन करेंसी थी ही नहीं। अब जब हमें विदेशों से वस्तुएं खरीदना है तो हमें विदेशी मुद्रा की जरूरत तो होगी ना, ताकि हम उनको पेमेंट कर सके। बट अगर हमारे पास विदेशी मुद्रा है ही नहीं तो क्या हम विदेशों से वस्तुएं खरीद सकते हैं? जी नहीं खरीद सकते। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, अगर आपके पास पैसे ही नहीं है और आपको कोई चीज खरीदनी है, क्या आप खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते, क्योंकि उसके बदले में आपको पेमेंट करना होगा। तो यही बात चाइना की है, चाइना के पास विदेशी मुद्रा थी ही नहीं। अब जब विदेशी मुद्रा नहीं थी तो क्या वो विदेशों से वस्तुएं मंगा सकता था? नहीं मंगा सकता था। तो इसका उसने क्या उपाय निकाला, तो इसका उसने एक उपाय निकाला, जिसमें क्या हुआ, उसने आयातित वस्तुएं, जो विदेशों से वस्तुएं मंगाई जाती थी, तो उन वस्तुओं का उत्पादन घरेलू स्तर पर ही किया। घरेलू स्तर पर मतलब देश की राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही किया। एक तरह से कह सकते हैं उसने आत्मनिर्भर बना। वो उसने जो वस्तु उसे विदेशों से मंगवानी थी उसे घरेलू स्तर पर ही उत्पादन किया, आत्मनिर्भर बन गया। चीन जो था, हमेशा से हम देखेंगे औद्योगिक अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता था। औद्योगिक अर्थव्यवस्था में मतलब वहां पे ज्यादातर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाता था, ज्यादातर उद्योग स्थापित किए जाते थे, ज्यादातर फैक्ट्रियां स्थापित की जाती थी। इसके लिए भी उसने कई प्रकार की स्ट्रेटेजीज अपनाई हुई थी, कई प्रकार की रणनीतियां अपनाई थी। चरणबद्ध तरीके से उसने उद्योगों की स्थापना की थी। ये हमने इसमें देखा कि जिसके कारण उसकी अर्थव्यवस्था का बहुत तेजी से विकास हुआ। इसमें चाइना ने क्या किया, अपने नागरिकों को, अपने जो देश के नागरिक थे उन्हें क्या था, रोजगार प्रदान किया और उनके क्या कल्याण योजनाओं को लाभ दिया। जो भी सरकार द्वारा कल्याण योजना चलाई जा रही थी उसको क्या किया, उसने नागरिकों को प्रदान किया, जिसके कारण वहां के नागरिक जो थे बहुत ज्यादा उनको लाभ हुआ। अब इस तरह से करते उसकी अर्थव्यवस्था का विकास 5 से 6% हो गया। बट उसी दौर में उसकी जनसंख्या में भी क्या हुई, वृद्धि हुई। जनसंख्या भी बहुत तेजी से बढ़ी, 2 से 3% दर से बढ़ी। इसके लिए भी उसने जनसंख्या वृद्धि जब उसकी हो रही थी, तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा या मैं आपको बताती हूँ, जब उसकी जनसंख्या तेजी से वृद्धि हो रही थी तो चाइना ने क्या एक तरीका निकलाया था। चाइना ने एक संतान नीति अपनाई थी वहां पे, जिसमें कि था कि किसी भी महिला व पुरुष की केवल एक ही संतान हो सकती है, अपनी जनसंख्या को कम करने के लिए। तो ये तो हमें नहीं समझना, बस आप ये समझिए, वहां पे जब अर्थव्यवस्था का विकास 5 से 6% हुआ तो उसी दौर में जनसंख्या भी बढ़ी 2 से 3% दर से। तो यहाँ तक हमने चीन अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें समझ ली हैं। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए क्या क्या रणनीतियां अपनाई, क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई, क्या क्या प्रोसेस अपनाया, तो उसको हम समझते हैं अब।
टॉपिक में हम चाइना की जो अर्थव्यवस्था है उसे एकदम बारीकी से समझेंगे कि किस प्रकार से उसने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपनी अर्थव्यवस्था का विकास किया, क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई, क्या क्या प्लानिंग की उसने अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए। तो इसमें से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था का विकास किस प्रकार से किया, या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि चाइना में शॉक थेरेपी ना अपनाकर उसने अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से आरंभ किया, समझाइए। तो ऐसे करके इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान से इसका आंसर देना है। तो हम समझते हैं चाइना ने जो था, चीन जो था, उसने अपनी अर्थव्यवस्था का जो विकास था बहुत ही चरणबद्ध तरीके से किया, एकदम स्टेप बाय स्टेप किया, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, एकदम आराम आराम से। तो जब 1970 का दशक प्रारंभ होता है तो उस टाइम क्या था, चाइना में बड़े बड़े नीतिगत निर्णय लिए गए, बड़े बड़े प्लानिंग्स की गई, कई कई स्ट्रेटेजीज अपनाई गई। तो पहला क्या था, 1972 में चाइना ने अमेरिका के साथ संबंध बनाकर एकांतवास को समाप्त किया। इससे पहला चाइना जो था दूसरे विश्व में दूसरे देशों के साथ कोई संबंध नहीं बनाता था, बट 1972 में चाइना ने यूएसए के साथ संबंध बनाया और एकांतवास को समाप्त कर दिया। जो पहले वो दूसरे देशों के हस्तक्षेप को रोकता था, अब उसने उसे समाप्त कर दिया। अब दूसरे देश जो थे वो चाइना की अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप कर सकते थे। दूसरा क्या हुआ, 1973 में जो चीन के प्रधानमंत्री थे चाउ एनलाई, याद रखिएगा 1973 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एनलाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 4 प्रस्ताव रखे। कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में चाउ एनलाई ने 4 प्रस्ताव रखे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि चाउ एनलाई ने किन क्षेत्रों में 4 प्रस्ताव रखे, तो कृषि में, उद्योग में, सेना में और विज्ञान में। तो इन क्षेत्रों में उसने 4 प्रस्ताव रखे और धीरे धीरे क्या किया, अपनी अर्थव्यवस्था का विकास किया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है 1978 की बात है, जो कि हमारे पेपर के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेट है, ये और ये नाम। 1978 में डेंग शाओपिंग ने क्या किया, चाइना में मुक्त द्वार की नीति अपनाई। ये क्वेश्चन आता है कि चाइना में मुक्त द्वार की नीति कब अपनाएगी, तो चाइना में मुक्त द्वार की नीति अपनाएगी 1978 में। किसने शुरू की थी इसकी, डेंग शाओपिंग ने। डेंग शाओपिंग ने चाइना में मुक्त द्वार की नीति अपनाई। अब जब उन्होंने ये सारे प्रोसेस कर लिया तो इससे क्या हुआ, चाइना की उत्पादकता, उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो क्या होगा, जीडीपी भी बढ़ेगी, और अगर जीडीपी बढ़ेगी तो मतलब कि वो अच्छा, ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है किसी भी अर्थव्यवस्था का कि अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे से विकास कर रही है। इसमें हम देखते हैं कि जो चाइना था उसने शॉक थेरेपी नहीं अपनाई थी। शॉक थेरेपी आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा और मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने शॉक थेरेपी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए, चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, जाइए और जाके वॉच कीजिए। तो चाइना ने क्या था, शॉक थेरेपी अपनाने की बजाय, मतलब अपनी अर्थव्यवस्था को एकदम जल्दबाजी में खोलने की बजाय चरणबद्ध तरीके से अपनाया। इसी तरह ऐसा कह सकते हैं कि चाइना में शॉक थेरेपी नहीं आई, बल्कि चाइना ने बहुत तेजी से उन्नति की। तो यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चाइना में शॉक थेरेपी नहीं आई, इसकी क्या कारण है, या कह सकते हैं चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था को उत्थान चरणबद्ध तरीके से किया, समझाइए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, बट आपको बहुत ही केयरफुली आंसर देना है, जिसमें आप ये सारे पॉइंट डाल सकते हैं कि उसने अपनी अर्थव्यवस्था को कई कई तरीकों से खोला। इसमें कुछ और पॉइंट्स भी हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है 1982 में चाइना ने क्या किया, खेती का निजीकरण कर दिया। निजीकरण का मतलब कि सब लोगों को खेती करने का एक तरह से कह सकते हैं अधिकार दे दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया खेती का। और जब खेती का निजीकरण कर दिया तो हर व्यक्ति के पास, या कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी, वहाँ पे भी कई ग्रामीण इलाके हैं, तो वहाँ पर क्या था, लोगों के पास खेत होने लगे। जब लोगों के पास खेत होने लगे, भूमि होने लगी, तो उससे क्या था, उत्पादन में वृद्धि हुई, उत्पादन बढ़ने लगा। तो खेती के निजीकरण का एक फायदा ये हुआ, प्लस पॉइंट मिला इनको कि इनकी क्या थी, उत्पादन जो थी बहुत तेजी से बढ़ने लगा। 1998 में क्या किया, उद्योगों का निजीकरण कर दिया। फैक्ट्री जो होते हैं उनका निजीकरण कर दिया, उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया। अब जिससे जो थे आम लोग जो थे वो भी जो थे उद्योग स्थापित कर सकते थे, जिससे क्या थी, उद्योग जो था वो बहुत ही तेजी से बढ़ा, उद्योगों की जो संख्या थी बहुत तेजी से बढ़ी। और जब उद्योगों की संख्या बढ़ी तो क्या, उत्पादन तो बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो इनकी जीडीपी भी बढ़ेगी, जिससे इनकी अर्थव्यवस्था तो बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद चाइना ने क्या किया, तीसरा उसने क्या कदम उठाया, विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कर दी। विशेष आर्थिक क्षेत्र बेसिकली किसके लिए स्थापित की जाती हैं, इसे कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो था इसे इस्टेब्लिश कर दिया। इसका मेन रीज़न था ताकि जो विदेशी निवेशक हैं वो आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके, जिसके कारण क्या था, चाइना ने विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की, जिससे विदेशी निवेशक बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए। अब इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो इनके पास करेंसी आई, विदेशी मुद्रा आई। विदेशी मुद्रा आई तो वही, अब वो क्या दूसरे देशों के साथ वस्तुएं खरीद सकते हैं? बिल्कुल खरीद सकते हैं। तो यही बात है, जब विदेशी निवेशक चाइना में इन्वेस्ट करेंगे तो विदेशी मुद्रा आएगी, विदेशी मुद्रा आएगी तो विदेशों से वस्तुएं खरीद सकते हैं। कौन? चाइना। ओके। अब यहाँ पे वही बात आ गई, खेती का निजीकरण कर दिया, जिससे क्या था, कृषि उत्पादन गतिविधियों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। और जब इससे वृद्धि हुई तो हमारी जो जीडीपी थी वो भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुई चाइना की। और इस तरह से उसने अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे 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 करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना लिया, मजबूत कर लिया चाइना ने। अब हम आते हैं कि जब चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत कर ली तो उसके बाद इसके क्या परिणाम रहे। अपने स्टेप बाय स्टेप तो उसने अर्थव्यवस्था का विकास कर लिया, अब उसकी क्या रिजल्ट रहा, उसका क्या परिणाम मिला, इसको जानते हैं। हम समझते हैं कि चीन जैसे जैसे अपनी अर्थव्यवस्था का विकास कर रहा है, जैसे जैसे उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी, उसके क्या परिणाम उसको देखने को मिले थे। तो इसमें हम चीन अर्थव्यवस्था का जैसे जैसे उत्थान कर रहा था उसके क्या परिणाम हुए वो समझेंगे। तो जब चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था का विकास कर लिया, निवेशकों को आकर्षित कर लिया, इन्वेस्टमेंट जो थी उसके पास आने लग गई थी, तो इससे क्या था, विदेशी मुद्रा क्या हुई, इंक्रीज हुई, बढ़ी, बहुत तेजी से बढ़ी। अब जब विदेशी मुद्रा बढ़ी तो इसके पास क्या आ गया, चीन के पास क्या आ गया, विदेशी मुद्रा आ गई। अब विदेशी मुद्रा आ गई तो चाइना भी क्या करने लगा, इन्वेस्टमेंट करने लगा। चाइना भी दूसरे देशों में क्या करने लगा, निवेश करने लगा। पहले जो चाइना, जिसके पास विदेशों से वस्तु खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं होती थी, अब उसी चाइना के पास इतने विदेशी मुद्रा है कि वो दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सोचिए कितनी अच्छी उसने इकोनॉमिक प्लानिंग की थी चाइना ने। फिर 2001 में चाइना जो था डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ। वन मार्केट क्वेश्चन आपको यहाँ से रेडी हो सकता है। 2001 में डब्ल्यूटीओ में चाइना जो था शामिल हुआ था विश्व व्यापार संगठन में। अब ये जो चाइना अपनी अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास कर रहा था, इसके कुछ दुष्परिणाम भी देखने को मिले। इसके कारण कई संकट भी उत्पन्न हो गए। अब जब उद्योगों का निजीकरण किया गया था तो इसमें क्या था, फैक्ट्रियां स्थापित किए गए, बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए गए। तो जब फैक्ट्रियां स्थापित की गई, उसके अंदर मशीनें स्थापित की गई, तो लोगों की जो थी रिक्वायरमेंट जो थी वो कम हो गई। लोग जो थे, जो पहले मशीनों की जगह काम करते थे, अब लोगों की जगह मशीनों ने ले ली थी। जब लोगों की जगह, इंसानों की जगह मशीनों ने ले ली तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। लगभग 10 करोड़ लोग जो थे उन्हें बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ी, क्योंकि उनका स्थान मशीनों ने ले लिया था। उसके बाद क्या था, वहाँ पे महिलाएं भी काम करती थी। अब महिलाओं के काम करने की स्थिति इतनी बेकार थी कि उनके स्वास्थ्य पर, या उनके, ऐसा कह सकते हैं, उनका बहुत ही शोषण किया जाता था, उनको कम तनख्वाह दी जाती थी। तो महिलाओं के काम करने की स्थिति अच्छी नहीं थी, बहुत ही खराब थी। एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही उदास वाली उनकी स्थिति थी महिलाओं की वहाँ पर। उसके बाद जैसे जैसे उद्योग स्थापित कर रहे हैं, फैक्ट्रियां स्थापित कर रहे हैं, मशीनें स्थापित कर रहे हैं, तो उससे क्या था, प्रदूषण बढ़ रहा था। प्रदूषण बढ़ रहा है या अर्थ वो पर्यावरण संकट उत्पन्न हो रहा है। तो इससे क्या था, पर्यावरण पर काफी दुष्प्रभाव पड़े चीन की अर्थव्यवस्था के विकास के कारण। तो इससे पर्यावरण संकट उत्पन्न हो गया। अब जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकास हो रही है तो वहाँ पे क्या था, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार जो कि हर एक राजनीतिक देश की विशेषता कह सकते हैं, वो कहला सकती है। तो भ्रष्टाचार वहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ा। वहाँ पर आर्थिक असमानता भी उत्पन्न होगी। आर्थिक असमानता क्या होती है, अमीर और गरीब के बीच जो विभाजन था बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब होते गए। तो यहाँ तक हमने समझा, चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था का उत्थान तो किया, बट कई क्षेत्रों में वो पिछड़ गया, जैसे बेरोजगारी के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, भ्रष्टाचार के क्षेत्र में। अब हम समझते हैं चाइना से रिलेटेड कुछ अलग टॉपिक की कैसे उसे अर्थव्यवस्था का उसने उत्थान तो किया, बट उसे विश्व राजनीति में सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखा जा रहा है, एक वैकल्पिक केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। क्यों? तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं।
चलिए अब समझिए कि चाइना को विश्व राजनीति में सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। इसके क्या कारण हैं? तो इसका पहला हमें कारण देखने को मिलता है मजबूत अर्थव्यवस्था। चाइना की जो अर्थव्यवस्था हमने पढ़ा कि कैसे उसने अपनी स्ट्रैटेजी को अपना के, प्लानिंग को अपना के, कई रणनीतियों को अपनाकर अर्थव्यवस्था का विकास किया और जिसके कारण उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत बन गई है और आज सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था में चाइना को देखा जाता है। उसके बाद क्या था, पूर्वी एशिया के देशों में ये इतने इन्वेस्टमेंट करता है जिसके रूप में इसे चाइना को इंजन के रूप में देखा जाता है। पूर्वी एशिया के देशों में चाइना को इंजन के रूप में देखा जाता है क्योंकि ये वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, बहुत ही ज़्यादा निवेश करता है इस कारण। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2040 तक ये अमेरिका जो सबसे बड़ी शक्ति है उससे भी आगे निकल जाएगा। सोचिए कितना मजबूत हो रहा है चाइना। और इसको जो सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखा जाता है, इसका मेन रीज़न ये भी है यहाँ की विशाल आबादी। यहाँ पे काफ़ी अधिक संख्या में लोग रहते हैं। ये बड़ा भूग इसका जो क्षेत्रफल है वो भी बहुत ही विशाल सा है। यहाँ पे संसाधनों की उपलब्धता और इसका राजनीतिक प्रभाव, इन सभी के कारण जो है चाइना को सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखा जाता है। आबादी के कारण, क्षेत्रफल के कारण, संसाधन के कारण, राजनीतिक प्रभाव के कारण। तो इसके कारण क्या है, ये चीन के प्रभाव को, ये जो सारे हमने देखे इसके कारण ये चीन को प्रभाव को बढ़ा देते हैं जिससे कि चाइना को सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखा जाता है। 1997 में जब आसियान में वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ, आसियान में वित्तीय संकट जब उत्पन्न हुआ 1997 में, तो चीन ही था जिसने आसियान को आर्थिक सहायता की। इसी कारण कह रहे हैं कि पूर्वी एशिया के देशों में एक तरह से इंजन की तरह काम कर रहा है। तो इस कारण इसे सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखा जाता है क्योंकि आसियान की ज़रूरत के टाइम चीन ने उसे पैसे देकर आर्थिक सहायता की। और क्या है, इसको सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखे जाने का एक मेन रीज़न ये भी है, अमेरिका और अफ्रीका में इसकी निवेश की नीतियाँ। अमेरिका और अफ्रीका में ये इतने निवेश करता है, बहुत ज़्यादा निवेश करता है जिसके कारण इसे सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखा जाता है। एक वो पहले चाइना था जिसके पास की विदेशी मुद्रा नहीं थी जिससे कि वो वस्तु को खरीद सके, और आज ये चाइना है जिसके पास इतनी मात्रा में विदेशी मुद्रा है जिसके कारण वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि विकासशील देशों में एक तरह से जो चीन है वो विश्व शक्ति के रूप में उभरा है, वर्ल्ड पावर के रूप में उभरा है। तो यहाँ तक हमने चाइना के सारे टॉपिक्स को देख लिया है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, पहले तो मैं आपको बताती हूँ इसमें हमने चाइना की अर्थव्यवस्था का विकास किस प्रकार से हुआ, उसने क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई, वहाँ पे शॉक थेरेपी जैसी स्थिति क्यों नहीं उत्पन्न हुई यहाँ पे, क्योंकि उसने चरणबद्ध तरीके से अपनाया था। क्या क्या उसने नीतियाँ अपनाई थी, क्या क्या उसने स्ट्रैटेजीज अपनाई थी, ये हमने डिस्कस किया था। और जो उसने रणनीतियाँ अपनाई थी जिससे चीन की अर्थव्यवस्था हुआ था उसका क्या परिणाम निकला, क्या सामने आया, ये हमने समझा। और ये भी देखा कि किस प्रकार से चाइना को विश्व राजनीति में सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखा जाता है, एक शक्तिशाली देश के रूप में देखा जाता है। इसकी क्या रीज़न है, तो ये अभी हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद हमारा चाइना का जो नेक्स्ट टॉपिक बचता है, चाइना और भारत के संबंध, चाइना के साथ भारत के क्या संबंध हैं, तो इसमें हम अभी इस टॉपिक को समझते हैं। टॉपिक है भारत चीन संबंध। हम इस टॉपिक में समझेंगे भारत और चीन के बीच कैसे संबंध है, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं विवाद के मुद्दे। भारत और चीन के बीच विवाद के क्या मुद्दे हैं, दोनों देशों के बीच टकराव के क्या मुद्दे हैं, दोनों देश एक दूसरे की आलोचना करते हैं, उसके क्या कारण हैं। तो भारत और चीन के बीच विवाद के मुद्दों को देखा जाए तो बहुत सारे देखने को मिलेंगे, बट हम उसमें से बेसिक जो आपकी बुक में दिए गए हैं उसको समझते हैं। तो पहला आता है 1950 में चीन ने क्या किया, तिब्बत को हड़प लिया, तिब्बत पर अपना कब्जा जमा लिया। और जब चीन ने तिब्बत पर अपना कब्जा जमा लिया तो उसके बाद क्या, भारत और चीन के बीच टकराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। दोनों देशों के बीच एक तरह से कह सकते हैं जो भाईचारे वाला रिलेशन था, क्योंकि इससे पहले भारत और चीन के संबंध जो थे बहुत ही अच्छे माने जाते थे, बल्कि भारत और चीन में नारे लगते थे, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, ये नारे लगा करते थे। बट जब 1950 में चीन ने तिब्बत पर अपना कब्जा जमाया तो उसके बाद भारत और चीन के संबंध एकदम बिगड़ गए। फिर क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को लेकर, लद्दाख के कुछ हिस्से जिसे अक्साई चीन कहते हैं, उन दोनों हिस्सों को लेकर भारत और चीन के बीच कई बार विवाद भी उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि चाइना क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश का कुछ ऊपरी वाला जो हिस्सा है जिसे नेफा कहा जाता है, वहां पर अपना कब्जा जमाना चाहता है, वहां पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। तो इस कारण भारत और चीन के बीच कई बार विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, कई बार टकराव उत्पन्न हो जाते हैं। उसके बाद इसी के कारण एक बार हमारा चाइना के साथ युद्ध भी हो चुका है।
फिर उसके बाद चीन द्वारा पाकिस्तान की मदद करना। चीन क्या है, कई बार सैन्य आर्थिक सहायता प्रदान करता है पाकिस्तान को, सैन्य शक्ति प्रदान करता है पाकिस्तान को, जिसे भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये लोग इंडिया के खिलाफ कुछ खुफिया प्लानिंग कर रहे हैं। तो इस कारण से भारत और चीन के बीच कई बार विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, कई बार टकराव उत्पन्न हो जाते हैं। फिर क्या था, 1998 में जब भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया था राजस्थान में पोखरण में, तो वहां पर क्या था, चीन द्वारा क्या गया था, इसका विरोध किया गया था। चीन ने इसका बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में विरोध किया था, जिसके कारण भारत और चीन के संबंध कह सकते एकदम एकदम बिगड़ते चले गए। फिर इसके अतिरिक्त बांग्लादेश और म्यांमार से चीन के जो संबंध हैं, जो बांग्लादेश और म्यांमार से जो चीन संबंध बनाए रखा है, कई बार उसे सैन्य क्षमता प्रदान करता है, कई चीजों का सप्लाई करता है। तो जो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ चीन के संबंधों को भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है, बहुत ही गलत माना जाता है, क्योंकि इन दोनों के साथ जो चीन के संबंध है उससे ऐसा लगता है कि जैसे ये भारत के खिलाफ कोई खुफिया प्लानिंग कर रहे हो। तो यहाँ हमने भारत और चीन के बीच विवाद के क्या मुद्दे हैं उनको समझा। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं, जैसे आपको एक किस्सा बताती हूँ, जैसे कि यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, वो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो यूएनओ में क्या था, आतंकवादी एक संगठन था, जैश ए मोहम्मद, ठीक है। तो आतंकवादी संगठन था जैश ए मोहम्मद, उस पर बैन करने के लिए यूएनओ में वोटिंग हुई थी। तो एक उसमें होता है, स्थायी सदस्य होते हैं यूएनओ में, स्थायी सदस्य होते हैं, 5 होते हैं। तो ये स्थायी सदस्य क्या करते हैं, इनके पास एक्स्ट्रा वोट होता है, जिसे कहते हैं वीटो पावर होती है इनके पास। तो इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं ये लोग, किसी भी चीज को, किसी भी जो भी प्रस्ताव आया है उसको रोक सकते हैं। तो उसमें क्या था, चाइना ने क्या किया था, जैश ए मोहम्मद जिसमें बैन करने के लिए वोटिंग हुई थी, तो चाइना ने क्या किया था, इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था अपना वीटो का प्रयोग करके। तो इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। तो इसके कारण में भारत और चीन के बीच कई बार विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, कई बार टकराव उत्पन्न हो जाते हैं इस टॉपिक को भी लेकर। तो यहाँ तक हमने ये सारे टॉपिक समझ लिए हैं। आई होप कि आपको विवाद के मुद्दे समझ में आए होंगे। अब हम समझते हैं ये भारत और चीन के बीच क्या अच्छे संबंध है, क्या इन दोनों के बीच हमेशा टकराव होते हैं? नहीं, कुछ अच्छे रिलेशन भी हैं, तो उसको जानते हैं। भारत चीन संबंध में अब हम पढ़ेंगे सहयोग के क्षेत्र के बारे में। इससे पहले हमने विवाद के मुद्दे देखा था कि भारत और चीन के बीच क्या टकराव के कारण होते हैं, क्या मुद्दे होते हैं। अब हम जानते हैं सहयोग के क्षेत्र के में कि भारत चीन के बीच कैसे कैसे सहयोग के हिस्से हैं, क्या क्या उन दोनों के बीच सहयोग हुआ है, तो उसको समझते हैं। तो 1981 में चीन में सीमा विवाद सुलझाने के लिए वार्ताओं की श्रृंखला शुरू की। वार्ताओं की श्रृंखला का क्या मतलब है, मतलब बातचीत आरंभ की गई। 1981 से चीन ने इंडिया के साथ सीमा पर विवाद को सुलझाने के लिए, सीमा पर शांति बनाने के लिए, सीमा मतलब बॉर्डर पर शांति बनाने के लिए क्या किया है, वार्ताओं की श्रृंखला शुरू की है, मतलब बातचीत की श्रृंखला शुरू की है, एक बातचीत स्टार्ट की है। दिसंबर 98 में क्या हुआ था, पीएम राजीव गांधी, जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने चीन का दौरा किया था, जिससे भारत और चीन के बीच जो संबंध थे कुछ ज्यादा ही अच्छे हो गए थे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे राजीव गांधी ने चीन का दौरा कब किया था, तो दिसंबर 1988 में किया था इन्होंने चीन का दौरा, जिससे कि भारत और चीन के संबंध काफी ज्यादा हद तक अच्छे हुए थे। उसके बाद भारत और चीन ने सांस्कृतिक आदान प्रदान करने, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में भी सहयोग किया है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में, भारत के कल्चर चाइना में अपनाया जा रहा है, चाइना का कल्चर यहाँ पे अपनाया जा रहा है। तो इन सब क्षेत्रों में भारत और चीन ने थोड़ा थोड़ा सहयोग किया है, जिससे दोनों के संबंध एकदम कह सकते हैं अच्छे हुए हैं, एकदम बेहतर कह सकते हैं या मधुर कह सकते हैं, वैसे तो नहीं हुए बट थोड़े थोड़े अच्छे हुए हैं। 1999 में भारत और चीन के बीच जो व्यापार था 30% दर से बढ़ गया, जो कि भारत और चीन के बीच बेहतर संबंध को दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच जो व्यापार है बड़ी सुगमता पूर्वक होता है, जिसके कारण ही ये जो व्यापार है 30% सालाना दर से बढ़ गया, जो दोनों के रिश्तों की बेहतरी को दिखा रहा है। उसके बाद भारत और चीन के बीच सीमा पर शांति बनाने के क्षेत्र में भी कई ज्यादा प्रयास किए गए हैं, बॉर्डर पर शांति बनाने के लिए, ताकि यहाँ पे लड़ाई ना हो, युद्ध जैसी स्थिति ना उत्पन्न हो, टकराव ना हो, विवाद ना हो। तो इन सबको कम करने के लिए चाइना ने क्या किया है, भारत और चीन ने
सीमा पर शांति बनाने के लिए प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के संचार मार्गों में भी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि सहयोग है, टेक्नोलॉजी में सहयोग है। तो इस तरीके से हमने भारत और चीन संबंध में सहयोग के क्षेत्र को भी समझ लिया है कि भारत और चीन के बीच किस किस क्षेत्र में सहयोग है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग है, साइंस के क्षेत्र में सहयोग है, कल्चर के क्षेत्र में सहयोग है और संचार के क्षेत्र में सहयोग है। तो ये सब चीज़ें समझ ली हैं। तो इस पार्ट 2 वीडियो में हमने ये सारे चाइना के जितने भी रिलेटेड टॉपिक थे सारे कवर कर लिए हैं। चाइना से रिलेटेड जो आपका टॉपिक था बुक पे, चीन अर्थव्यवस्था का उत्थान, तो उसमें जो टॉपिक आ रहे हैं हमने वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट जो कि इस चैप्टर का 3rd पार्ट होगा, उसमें हम जापान के बारे में, दक्षिण कोरिया के बारे में और जो एडेड टॉपिक है उसके बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास जो वीडियोस हैं सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे पहले नॉलेज को गेन करें। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, जो कि हमें वीडियो बनाने के लिए एक तरह से कह सकते हैं मोटिवेट करता है कि हम और वीडियो बनाएं आपके लिए एकदम बेहतर कंटेंट के साथ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।